नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। लगातार हम लेखक इलेक्शन डुंडुम के जो विश्लेषण होता है या चुनावी मुद्दे पर होता है, आदिवासियों के मुद्दे पर भी लगातार बात करते हैं और खबर को हम दिखाते हैं। लेकिन आज हम विशेष तौर से जो इनका लेखक इलेक्शन डुंडुम का संघर्ष है उस पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जो जिस तरह से पढ़े लिखे हैं तो नौकरी क्षेत्र में क्यों नहीं गए, ये लेखन के क्षेत्र में क्यों, जो बुक लिख करके लोग जागृत करने की बात किए या आदिवासी मुद्दों पर बहुत काफी किताब लिखे, सब तमाम बात करने के लिए हम जुड़ेंगे लेखक इलेक्शन से। लेकिन हम ये पहले बात करेंगे इनका संघर्ष कैसा है रहा। जोहार। जोहार दादा, आप अपने संघर्ष के बारे में बताएं दर्शकों को कि आप जो इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी पेशा में नहीं गए, ये चुने लेखन काम चुने और आदिवासियों के मुद्दा को लगातार उठाते रहते हैं। चुनावों में भी आप विश्लेषण अच्छे तौर से इस बार किया और पहले भी करते रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से आपके चैनल के दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। और उन्होंने हम लोगों को इतना सारा प्यार दिया, उनका सारा जितना भी उनका कमेंट रहता है उन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने जो मेरे संघर्ष के बारे में बातचीत करने की जो आज प्रक्रिया शुरू की है या आपके दर्शकों को आप जानकारी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं मेरे द्वारा कि मैंने किस तरह का संघर्ष किया है, यह बहुत मुझे लगता है कि अच्छी पहल होगी, क्योंकि इससे हो सकता है कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिल सकता है। देखिए, मैं जो हूँ, मैं एक विस्थापित परिवार से आता हूँ। मतलब ऐसे तो मेरा अगर पहले का परिवार आप देखेंगे तो वो हमारा परिवार जो है कि मेरे दादू के समय का वो काफी अच्छा समृद्ध परिवार हुआ करता था। मेरे दादू टीचर थे और उस जमाने में जो है कि जाने माने सोशल एक्टिविस्ट भी हो रहे हैं अपने क्षेत्र के। लेकिन 1980 में जो सिमडेगा में एक सिंचाई परियोजना बनी, छीदा डैम पर, छीदा नदी पर डैम बना, उसमें हमारा जो भी खेती का जमीन था वो सारा जो है कि डूब गया। उसके बाद मेरे दादू जहाँ मतलब शिक्षण का काम करते थे वहाँ उस तरफ हम लोग चले गए और वहाँ पे जो भी उन्होंने छोटा जमीन खरीदा, छोटा इलाका खरीदा था, उसी पे हम लोग आश्रित हुए। फिर मेरे पिताजी 2 भाई थे तो जमीन भी बंटवारा हुआ। ऐसे कर करके बाद में हम लोग मतलब बहुत बुरी स्थिति में पड़ गए, क्योंकि मेरे पिताजी के बड़े भाई उनको तो अनुकंपा में नौकरी मिल गया और चूंकि पहले हमारे पास 2 जगह जमीन था, इसलिए मेरे पिताजी को नौकरी भी 3-3 बार लगा, लेकिन उसको नौकरी छुड़वाया गया। ये कहते हुए कि खेती कौन देखेगा, तो भरोसे में वो जो है कि छोड़ दिया अपना नौकरी। लेकिन बाद में ऐसा आप जानते हैं परिवार में जो है कि हिस्सेदारी का बंटवारा होता है, तो उसी में हम लोग जो कि हाशिए पर चले गए। और ऐसे भी परिस्थिति आ गई हमारे पास कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं होता था। किसानी लाइन भी उतना तो है, क्योंकि जमीन पथरीली इलाका है। फिर मेरे पिताजी को कभी सूखी लकड़ी बेचकर बहुत कुछ ऐसे मेहनत करना पड़ा, लेकिन वो हमेशा समाज के लिए काम करते थे। उधर गांव का जमीन का झगड़ा हो, है ना, कि केस मुकदमा होता था, उस सब चीजों को लेकर वो काम करते थे, संघर्ष करते। मतलब उनके पिताजी का वो लेक्सी उनके पार आया और मेरे पार आया। अब उस समय मैं 1-2 घटना बताता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि गरीबी क्या होती है। कि मुझे याद है कि एक बार ये हुआ था कि घर में खाना नहीं था, तो मेरे पिताजी सूखी लकड़ी बेचने के लिए सिमडेगा गए थे। सिमडेगा मतलब वहां से कम 17 किलोमीटर साइकिल से, उबड़ खाबड़ रोड में। अब उसी बीच मैं परिवार में सबसे छोटा, तो मेरी माँ को लगा ये कैसे भूखे रहेगा तो कैसे होगा। स्कूल उन्होंने मुझे नहीं भेजा, और उस समय में हम लोग आंगनबाड़ी को लड्डू स्कूल बोलते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे लड्डू स्कूल भेजा कि ताकि वहां पे वो लड्डू मिलता था, वो खा के रहेगा जब तक पिताजी लाएंगे, तब 12 बजेगा, है ना। तो फिर मैं वहां पर गया। फिर मुझे जो संचालन करते थे तो मुखिया का परिवार था, तो मुखिया जी मुझसे पूछे कि क्या खाकर आए हो। तो मैंने कहा कि ईमानदार बच्चा क्या बताएगा। मैं सीधा बोला कि घर में खाना नहीं था, चावल नहीं था, मेरे पिताजी लकड़ी बेचने गए हैं, वापस आएंगे चावल लेके आएंगे तब खाना बनेगा। तब उन्होंने जो है कि वहाँ खाना भी खिलाया अपने घर में, और फिर लड्डू मिला, उसको मैं घर लेके आया। तब मेरी माँ आश्चर्य हो गई, लड्डू खाया क्यों नहीं, सुबह से भूखा है बच्चा।
तो मुझे पूछी, तो मैंने उनको बता दिया। फिर उनको लगा ये सब नहीं बताना था, उनको थोड़ा बुरा लगा कि दूसरे लोगों को ये पता चला। और फिर मेरी दोनों बहन जो है कि चली गई थी जंगल, मतलब वो जंगल गई सुबह में, और केंदू जो होता है ना, मतलब छोटा जो होता है फल, उसको फोड़ के उसका बीज निकाल के उसको धोते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो उसको लेके आए और लोग उबाल के, जब तक मैं आया तब वो लोग खा रहे थे। फिर उसके बाद मेरे पिताजी आए और फिर खाना बना, है ना। तो इस परिस्थिति में रहते हुए हम लोगों को चार भाई बहन हम लोगों को पिताजी ने पढ़ाया। हमेशा उनका भी मन था कि बच्चों को पढ़ाने से इनकी किस्मत बदलेगी, वो हमेशा पढ़ाने मतलब स्कूल भेजते थे। फिर दूसरों के लिए भी, जैसे मैंने कहा आपको, वो काम करते थे। ऐसे कर करके क्या हुआ, 1990 में एक केस को लेके वो लड़ रहे थे, जमीन का ही झगड़ा था गांव का। तो कोर्ट में उनके मदद से वो मुकदमा जो पार्टी जीत गया, क्योंकि उन्होंने दस्तावेज वगैरह तैयारी किए, सब करके जिता दिया। तो अपोजिशन पार्टी को लगा इनकी वजह से केस जीता गया है। फिर जब वो कोर्ट जा रहे थे, मेरी माँ और वो दोनों साथ में सुबह सुबह, तो दोनों को जो है कि उनकी हत्या कर दी गई। तो उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद हम बच्चे लोग स्कैटर हो गए, अलग अलग हमारे रिश्तेदार लोग एक एक को लेके गए, कौन कहाँ। फिर हमको, चूंकि मेरे पिताजी जाने जाते थे जिला में, और जैसे उनकी हत्या की खबर छपी तो स्कूल वगैरह भी मतलब टीचर लोग सब उनको पता चल गया उनका बेटा यहाँ पे पढ़ता है। तो फिर उन्होंने, मेरी दीदी थी, वो बातचीत की हेडमास्टर से, फिर मुझे जो है कि हॉस्टल में रखा गया। लेकिन मैं शुरू से ही लड़ाकू था। हॉस्टल में बच्चे लोग, कुछ लड़के लोग, सीनियर लड़के लोग, कुछ हरिया दारू वगैरह पी के आने लगे, तो मैंने उनको कंप्लेन कर दिया हमारा हॉस्टल इंचार्ज को। तो वहां भी मुझे वहां से निकाल दिया गया 6 महीने के बाद। फिर मैं गांव वापस चला गया। फिर गांव में ऐसे मतलब खेत पर बारी काम करते, और लाह कभी चुनते, कभी महुआ चुनते, कभी जो है कि सड़क पर काम, मतलब उस समय में राजीव नहीं, जोहार रोजगार योजना चलता था। तो मेरा उम्र नहीं था, फिर भी लोग जानते थे इसके माँ बाप नहीं है तो करने दो भाई काम। थोड़ा बहुत स्कूल छोड़ के काम करके फिर पैसा मतलब ये करता था। उसके बाद उसी से किताब हुआ या फिर ड्रेस वगैरह खरीदना, कपड़ा वगैरह खरीदना, ये सब कुछ करता रहा। फिर मैं मैट्रिक पास कर गया। मैट्रिक पास कर जाने के बाद तो एक उम्मीद लगा कि अब कॉलेज जाना है। लेकिन फिर वहां पे क्या हुआ, 250 रुपये चाहिए था एडमिशन के लिए, तो मैं एडमिशन नहीं कर पाया। ऐसे ही 2 साल मेरा निकल गया। और उस बीच मैं फिर मेरे चचेरा भाई था, वो लोग वहाँ पे एक साइकिल का दुकान चला रहे थे। फिर उसके बाद चाय का भी उनका था साथ में, तो हम चाय बना के लोगों को पिलाते थे, कभी साइकिल मरम्मत करते थे। ऐसा कर करके थोड़ा बहुत पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया। अगले साल फिर मैंने एडमिशन कराया। लेकिन उसी बीच परिस्थिति ऐसा बने कि हमको जो है कि वहां से माइग्रेट कर जाना पड़ा। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया पटना। फिर पटना जाके वहां पे मेरी दीदी एक एनजीओ में काम करते थे, लेकिन उनके पास भी इतना पैसा मिलता नहीं था कि वो मतलब हमको पढ़ा सके। तो फिर उसी एनजीओ का दफ्तर में कभी झाड़ू लगा रहे हैं, कभी उनका टॉयलेट साफ कर रहे हैं, कभी चाय बना के पिला रहे हैं। ऐसे करते करते वहां पे 500 रुपये मुझे मिलने लगा। तब फिर मैं धीरे धीरे वहां का जो जमीन का आंदोलन था दलितों का, वहां पे जुड़ा। दलित अत्याचार उस समय में मैंने देखा कि दलितों के साथ कैसे होता है कि वहां का जो किसान, खासकर भूमिहार लोग, उनको खेतों में काम कराते थे, लेकिन कुत्ता जैसे बाहर में खाना दे देते। ये सब मैंने देखा। दलित अत्याचार देखा, उनके हाथ पैर तोड़ देते थे, ये सब भी देखा, लेकिन केस नहीं होता था। तो उस जमाने मैंने एक केस आया एक दिन, जब मैं ऑफिस में था, कोई नहीं था ऑफिस में मेरे अलावा। वो केस आ गया। दबंग लोग, एक दलित व्यक्ति था, उसका जो है कि पैर तोड़ दिया था मार के। तो फिर उसको जो है कि लेके तुरंत थाना गए। उस समय मेरा उम्र 16 साल का था। थाना गए, मैं हाफ पैंट पहन के गया था। जैसे थानेदार देखा, एक लड़का कौन है। फिर मुझे बुलाया, क्या करना है। मैंने कहा सर इसको FIR कीजिए। तो फिर उनको समझ में आया क्या करें। फिर मैंने बताया फलाना संस्था से आया हूँ, FIR करना पड़ेगा। तब FIR किया। मतलब पहली बार उस थाना में वो उस तरह का FIR हुआ था।
फिर दबंग लोग देख के उसके बाद हम लोग गए ये इसके लिए इलाज के लिए इलाज करवाए वहां पर। और फिर दबंग लोग देख रहे हैं और बाकी लोग डर रहे हैं, दलित लोग डर रहे थे कि कहीं इसको ना मार दे लो। लेकिन मैं साइकिल से वापस चला गया, मुझे वो लोग छूने की भी हिम्मत नहीं किया। तो वहां से फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। और उनके पास जमीन भी नहीं होता है, दलित लोग के पास, आपको मालूम ही है, ये नहर के किनारे वगैरह रहते हैं, उनके अधिकार के लिए लड़े। उसी बीच उद्वंत नगर फिर हम चले गए, उद्वंत नगर जो भोजपुर जिला। अच्छा। वहां पे एक दलितों का है बहुत बड़ा, मैं मीटिंग कर रहा था गांव में। उस दिन अचानक से पीपल्स वार ग्रुप के लोग आए और मुझे मतलब पकड़ लिया, एक रूम में ले जाके बंद कर दिया। मुझे लगा कि ये क्या हुआ, तक मैं नक्सल मूवमेंट कितना अच्छे से जानता नहीं था। अच्छा अच्छा। फिर मुझे मुझे लगा कि लोग मार देंगे मुझे। फिर वो लोग पूछने लगे आप यहाँ कहाँ से हैं, यहाँ क्या करने हैं। फिर मैंने उनको बताया कि ये दलित अत्याचार जो होता है उसी के खिलाफ हम लोग दलितों को संगठित कर रहे हैं। तब उनको लगा कि ये अच्छी बात है, आप फिर आइए। फिर थोड़ा दूर वो लोग मुझे छोड़ने भी गए, है ना। वहां से फिर अपना मतलब मैं कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन उधर मैं टाइपिंग भी सीख रहा था, थोड़ा बहुत इंग्लिश का क्लास कर रहा था। उसके साथ साथ मैं अपना सिर्फ एग्जाम लिखने जाता था। अच्छा, मैंने एडमिशन करा लिया था, लेकिन कॉलेज जाने का मौका नहीं मिलता था। क्योंकि अगर कॉलेज जाएंगे तो इधर पेट भी तो पलना है ना, और पढ़ाई भी करना है। तो करना था। उसके बाद फिर ऐसे करते करते मैं फिर कंप्यूटर भी सीख गया। और कंप्यूटर सीखने का भी एक मतलब अलग टाइप की स्टोरी है। उसी बीच मैं फिर मुझे शौक चला, जब मैं यहाँ भोजपुर में था उद्वंत नगर में, तभी मुझे लगा कि आप कंप्यूटर का जमाना आ गया, कंप्यूटर सीखना है। मैं वहां से छोड़ के फिर वापस चला गया पटना। फिर वहां पे एक जेसुइट फादर थे, खगोल एक जगह है खगोल में। तो मैंने उनको कहा कि मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ, आप मुझे मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कुछ जानते हैं अभी तक। मैंने कहा टाइपिंग तो जानता हूँ। तो बोले कि आप ठीक है, मेरा सारा ऑफिस का चीजें हैं, उनको जो भी कागज है टाइप करने का जरूरत पड़ता है वो सब आप कर दीजिए, मैं 1000 रुपया दूंगा और आप जो है कि इसी भी जब टाइपिंग सीख सकते हैं, मतलब कंप्यूटर। तो उन्होंने बोला कि लंच के टाइम में आपको जाना है, थोड़ा सा लेट आएंगे तो चलेगा। तब मैं 1000 रुपया कमा रहा हूँ, आप सोच लीजिए। 1000 से मैंने रेंट भी लिया, खाना भी खाना है, अपना सारा कपड़ा लत्ता भी खरीदना है, उसी बीच कंप्यूटर फीस भी देना है। और मैं जाता था, जैसे ही लंच ब्रेक होता था सीधा कंप्यूटर सेंटर जाता था। उसके बाद वहां पे सीख के वहीं पे खाते थे थोड़ा बहुत, और फिर वापस ड्यूटी पे आना है। ऐसा करके मैं फिर कंप्यूटर सीख गया। उसके बाद फिर मुझे लगा अब दिल्ली निकलना है, वहीं कुछ होगा। कंप्यूटर सीख गया, दिल्ली गया तो वहां भी झटका लगा। झटका क्या लगा, उस समय मैंने पेज मेकर 5 सीखा था और दिल्ली में पेज मेकर 7 चल रहा था। फिर उन लोगों ने कहा कि हम 1000 रुपया देंगे आपको, कंप्यूटर सेंटर में काम कीजिए। आप इमेजिन कीजिए दिल्ली में आप 1000 में क्या करेंगे। फिर वहां मैंने एक कपड़ा जो कंपनी था उसमें हेल्पर का काम किया 3 महीना जैसा, कुछ पैसा मिल गया ओवरनाइट करते करते। फिर मुझे लगा ये काम मेरा नहीं है, मैं इस दुनिया में हेल्पर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, या मतलब कुछ नौकरी करके पेट पालने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ, मुझे जीवन में कुछ खास करना है। फिर वहां से फिर वापस बैरंग पटना आए। फिर उसी बीच फिर भूमि मुक्ति आंदोलन में, मतलब एकता परिषद उस समय में हुआ करता था, काफी जो है कि खासकर भूमि अधिकार आंदोलन चला रहे थे, उसमें जुड़ा। फिर वो लोग कुछ पैसा देने लगे। इसी बीच ग्रेजुएशन में मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर एक पूना में है नेशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज, उसके लिए अप्लाई किया। फिर वहां मुझे बुलाया गया, मैं गया। पूरे देश भर के युवा लोग, मतलब जो बड़े बड़े कॉलेज वगैरह से भी पढ़े हुए लोग आए थे। फिर उसके बाद मैं वहां पर मैंने अच्छा भाषण दिया। तब तक तो आइडिया था थोड़ा, मैंने भाषण बहुत अच्छा दिया, लिखा भी और इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा किया। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तब सिलेक्शन हो गया क्योंकि वो सेंटर ऐसा था कि उस जमाने में 2002 का मैं बात कर रहा हूँ, उस समय में अगर आप उस सेंटर से निकल गए इंटर्नशिप करके, मतलब आपका फिर जो है कि दुनिया खुल गया। तो इसीलिए वहां पे जाना जरूरी था। तो मेरा सिलेक्शन हुआ, बहुत खुशी हुई। अब मैं गया वहां, तो पहला दिन भी मेरा बहुत खतरनाक मतलब ये चीज हुआ कि पहला जो लेक्चर था वहां पर, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी करके आए थे, वहां जो लेक्चर दे रहे थे प्रोफेसर। अब उन्होंने जो लेक्चर दिया, जो कि एंथ्रोपोलॉजी में वो मानव शास्त्र में वो जो है कि अध्ययन किए थे, और एंथ्रोपोलॉजी
का सब्जेक्ट था लेक्चर। अब मुझे पता नहीं, एंथ्रोपोलॉजी शब्द मैंने सुना ही नहीं था तब तक। अब एंथ्रोपोलॉजी में जब अंग्रेजी में लेक्चर दे रहे हैं, मुझे क्या समझ में आएगा? बाकी लोगों को तो समझ में आया। थोड़ा मैंने इंग्लिश की कोचिंग की थी, वो ग्रामर सीखा था, उतना ही था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे बाकी लोग जो सहपाठी थे वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से थे, इंग्लिश मीडियम से थे, है ना। अधिकतर लोग इंग्लिश मीडियम से कुछ से थे, कुछ लोग नहीं थे, लेकिन उनकी भी मतलब स्कूलिंग और कॉलेज जो था वो रेगुलर बेसिस पर हुआ था। मैं ही एकमात्र था जो कभी कॉलेज गया ही नहीं था, डिग्री मेरे पास था एग्जाम लिखने की वजह से। तो उसके बाद हम लोगों को कहा गया कि आप लाइब्रेरी जाइए। लाइब्रेरी में कम से कम 5,000 बुक्स थे होंगे, और हम लोग को बताया गया था कि ये 5,000 जो बुक्स है वहाँ के डायरेक्टर सब पढ़े हुए हैं, और उनको कोई भी किताब उठा के पूछिएगा तो उसका वो बता देगा उसमें क्या है। तब और डर लग गया कि भाई, जब हम लाइब्रेरी गए तो देख रहे हैं हिंदी के बुक्स नहीं है, 2-4 ही हैं, और उनके सारे के सारे बुक अंग्रेजी के हैं। अब करें क्या? ना लेक्चर समझ में आ रहा है, ना कुछ बुक समझ में आ रहा है, करें क्या? हम लोग 5 लड़के, चूंकि स्टाइपेंड मिलना शुरू हो गया था 5,000 रुपये पर महीना, हम लोग 4 लड़के मिलके एक फ्लाइट लिए थे शेयरिंग में। अब चले गए, सब लोग सो रहे हैं, वो लोग, हमको नींद नहीं आ रहा है। अब करें तो क्या करें? उसके बाद मैंने रात भर सोचा, नींद नहीं आया, लगभग लगता है कि 2-3 बज गया या उससे ज्यादा भी बज गया होगा। सोचते सोचते अब क्या करें? अब यहाँ से वापस जाएंगे, मतलब कि हो सकता है 1,000, 1,200, 1,500 में नौकरी करना पड़ेगा, और अधिक से अधिक गांव जाने की सोचेंगे तो वही खेती बाड़ी, और खेत भी इतना उपजाऊ है नहीं कि जिंदगी चल जाएगा, और मेरे मन में है मुझे कुछ खास करना है जीवन में। तब उसी रात को मैंने निर्णय ले लिया, लगता है 4 बजते बजते मैंने निर्णय पर पहुंचा कि नहीं, मुझे करना ही है हर हालत में, जो भी हो कल सुबह से सब कुछ अंग्रेजी होगा, बोलेंगे भी अंग्रेजी और लिखेंगे भी अंग्रेजी, पढ़ेंगे भी अंग्रेजी, जो भी होगा। तब सुकून लगा, फिर मैं सो गया। सुबह 7 बजे उठा, उसके बाद तैयार होके 9 बजे तक फिर अपना सेंटर में गया। फिर अपने दोस्तों को भी बोला, भाई थोड़ा सा हमको मदद कीजिए, अंग्रेजी में ही चाहिए सब कुछ। लेकिन लोग अजीब समय बोलता था अंग्रेजी, तो लोग हंसते भी थे, तो बुरा भी लगता था। लेकिन मैंने 6 महीना के अंदर बेहतरीन, मतलब, और दोस्तों ने भी मदद किया, बेहतरीन पढ़ाई पढ़ी, और 6 महीने के अंदर मैंने एक नेशनल मैगजीन में 3 पेज का आर्टिकल लिखा दलित अत्याचार पर। फिर वो मैगजीन जब वहां पर आया तो फिर डायरेक्टर लेके आया, और उन्होंने कहा कि वाह, ये लड़का कभी कॉलेज गया नहीं है, पेड़ के नीचे पढ़ा, क्योंकि गांव में तो हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे, पेड़ के नीचे पढ़ा और अंग्रेजी में आर्टिकल लिख रहा है, और आप लोग इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से आए हैं और यहाँ कर क्या रहे हैं? तो मुझे भी लगा कि वाह, क्या मैं मतलब चैंपियन बन गया, है ना। फिर वहां से जर्नी शुरू हुई, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे। फिर उसके बाद में रिसर्च के लिए हम उड़ीसा गए। ढेंकनाल एक जगह है, वहाँ पे रिजर्व जंगल है, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे, तो उनको अधिकार दिलाने के लिए काम शुरू हो गया था। लेकिन उसी बीच फिर आरएसएस वाले मेरे पीछे पड़ गए, अच्छा, मेरा नाम को लेकर। और 10 गांव जहाँ पे मैं जाता था उसके बारे में उनका अपना अखबार है समाज, उड़िया में। समाज अखबार में उन्होंने एक आर्टिकल, आलेख छपवा दिया कि गिलेडसन डुंगडुंग नाम का व्यक्ति जो है कि कोंकड़ाहाट ब्लॉक का इन सारे 10 गांव में धर्मांतरण का काम शुरू कर दिया। अच्छा। और मेरे पीछे 2 आरएसएस के एजेंट को लगा दिया। रोज शाम में वो लोग आके पूछते थे कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, कौन कौन गांव विजिट किए। हर दिन, मतलब 25 दिसंबर को चूंकि मुझे रिसर्च खत्म करके आना था तो मैं गांव नहीं आया, तो वो लोग ये कहने लगे आप 25 दिसंबर को गांव कैसे नहीं गए, और वहां हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो तुम लोग क्रिसमस मना रहे हो, तुम लोग धर्मांतरण करा रहे हो। बल्कि ऐसा माहौल बना दिया। एक रूम में मैं रहता था रेंट में, मुझे लगा कि ग्रैंड स्टैम और उनके बच्चों की तरह हमको भी जला देगा लोग। तो मैं वहीं पे काम करने के लिए सोचता था कि उनको अधिकार दिलाएंगे, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे, क्योंकि वो रिजर्व जंगल में खेती करते थे, उनका कोई अधिकार नहीं था। लगभग 5,000 मुंडा और संथाल लोग। अच्छा। हाँ, फिर लेकिन मुझे वहाँ पे मतलब रैली वैली सब कुछ किए करने को, तो उसके बाद फिर मुझे बैरंग वहाँ से वापस आना पड़ा। हालांकि उसके बाद मुझे ये कंप्लीट करने के बाद 2004 में कंप्लीट हो गया स्टडी। फिर उसके बाद हमको बड़ा बड़ा ऑफर मिल रहा था बड़े बड़े इंटरनेशनल संस्थानों से कि आप हमारे पास आइए, हमारे साथ काम कीजिए। लेकिन दादा, जब ये तो अपना संघर्ष बताया, लेकिन इसमें चुनौतियां क्या आपको आया?
देखिए चुनौतियां तो काफी आया, मतलब उसके बाद भी मैं थोड़ा सा आपको फिर मैं बताता हूँ कि वहां से जैसे मैंने आपको कहा कि हमको लंबा मतलब ये था, वहां से बड़ा बड़ा ऑफर मिल रहा था। फिर मैं क्या किया, मैं फिर झारखंड आया। मुझे लगा कि अब झारखंड जाना चाहिए, है ना, क्योंकि नौकरी तो अब मिल ही जाएगा। तो झारखंड जाते हैं, अपने लोगों के लिए काम करना शुरू करते हैं। लेकिन चुनौती यह था कि यहाँ आएंगे कैसे काम शुरू करेंगे, क्योंकि झारखंडी मुद्दों पर बहुत उस समय में जानकारी नहीं था। मेरा जितना भी काम था वो दलित मुद्दों पर था। तो मैंने यहाँ के क्या किया कि यहाँ पर एकता परिषद का एक काम यहाँ पे शुरू हुआ था भूमि अधिकार को लेकर। तो हम लोगों ने 1 महीना का साइकिल यात्रा किया, अच्छा, वहां भोगनाडीह से रांची तक। तो उसी साइकिल यात्रा के दरमियान मुझे झारखंडी मुद्दे समझ में आए और मैंने देखा, क्या देखता हूँ, जैसे बोकारो में हम लोगों ने देखा कि इतना बड़ा स्टील प्लांट बना है, मतलब 35,000 एकड़ जमीन एक स्टील प्लांट के लिए ले लिया गया, और जमीन का बंदरबान, जिनकी जमीन गई उनको मुआवजा नहीं, है ना। उसी तरह हम देखे दुमका के पास मयूरक्षी डैम के नीचे तक्कीपुर गांव में जो विस्थापित हैं, उनके सामने से जो है कि मयूरक्षी डैम का पानी जा रहा है बंगाल, और उनको पानी नहीं मिल रहा है। फिर हम जब उधर पलामू तरफ गए तो सतबरवा में हमने देखा चेरो आदिवासियों का जमीन डैम में डुबाया गया और सिंचाई परियोजना का पानी उन्हीं के बगल से जा रहा है, पुनर्वास गांव के बगल से, लेकिन उनको पानी नहीं मिल रहा है। और पुनर्वास गांव के पास जब इन लोगों ने कुछ झाड़ी साफ किया तो उनके ऊपर वन विभाग ने केस ठोका और जेल में भी ठूस दिया उनको। तो मुझे लगा ये बहुत अन्याय हो रहा है आदिवासियों के साथ में, उनकी जमीन ले ली जा रही विकास के नाम पर, और जब वो कुछ आजीविका नहीं दिया जा रहा है, आप खुद से आजीविका खोज रहे हैं, तब उनको जेल में भी ठूसा जा रहा है। तो ये तो अन्याय है। फिर वहां से मैंने काम शुरू किया, और उस टाइम में देखिए यहाँ पे नक्सलवाद का बहुत प्रॉब्लम था। नक्सली के नाम पर आदिवासियों को जो है मतलब कहीं भी पकड़ पकड़ के ठूस रहे थे, कहीं फर्जी इनकाउंटर में मार रहे थे। तो ऐसे मामले पर मैंने इंटरवेंशन करना, मतलब फैक्ट फाइंडिंग करना, केस करना कमीशन में, कोर्ट में, ये सब काम मैंने शुरू कर दिया। हाँ, और उसकी वजह से क्या क्या हुआ, मतलब जो आपने चुनौती की बात किया, उस दरमियान फिर आप 2009 में आपको याद होगा कि भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया। मतलब पूरा देश के 9 ऐसे राज्य थे उस समय में जहाँ पे नक्सलियों को खत्म करने के नाम पर, मतलब था क्या कि मतलब ब्रिटिश एक कंपनी है, एक मतलब फाइनेंस कंपनी, उसने इनको बताया था कि ये क्षेत्र जो है, जो सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर बोलते हैं, इसको आप अगर खाली करेंगे तो यहाँ पूरा माइनिंग आप कर सकते हैं, आपका इकोनॉमी जम कर जाएगा। जो मैंने इनलेस क्राई इन द रेड कॉरिडोर किताब लिखा उसी दरमियान, उस समय में हम जंगल जंगल जाते थे, जैसे सरंडा में आयरन ओर है, वहां पे लोगों ने क्या किया कि पूरे चारों तरफ से सीआरपीएफ को, कोबरा बटालियन को भर दिया, आदिवासियों को मारने पीटने लगे, है ना, मारते पीटते, कुछ लोगों को 1-2 को गोली भी मार दिया, हत्या कर दिया, है ना। और जब उस पे हमने इंटरवेंशन किया तब वहां का डीआईजी थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि गिलेटसन डुंगडुंग जो है कि माओवादियों का ओपन फ्रंट चलाते हैं, ये माओवादी के समर्थक है, ये हमारा एंटी नक्सल ऑपरेशन को रोकना चाहते हैं। और पूरा पुलिस महकमा मेरे पीछे पड़ गया था, क्योंकि मुझे बहुत सीनियर ऑफिसर जो है, नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने मुझे बताया कि आपके पीछे पड़े हुए हैं ये लोग, आपका थोड़ा भी लिंक मिला तो आपको सीधे अंदर डाल देंगे, इसलिए आप सावधानी से फोन वगैरह बात मत कीजिए, है ना। तो ये सब आप जो है कि लैंडलाइन वगैरह का उपयोग कीजिए। तो ये सब ये था। उसी बीच ये भी चैलेंज था कि माओवादी लोग वो भी मुझे दुश्मन की तरह देखने लगे, क्योंकि जब 2011 में हमने मानवाधिकार रपट निकाला तो उसमें हमने एक चैप्टर ये भी लिखा कि किस तरह से माओवादी भी निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं। तो उनको भी ये पसंद नहीं आया, तब वो लोग भी मेरे खिलाफ हो गए। उसी तरह मैं जब मिशन सरंडा लिखा, उसमें मैंने लिखा कि सरंडा में जब सरकार कोई काम नहीं कर सकती है तो वहां पे जो है कि बड़े बड़े कंपनियां माइनिंग कैसे कर रहे हैं, और एक लिस्ट मैंने छाप दिया कि बड़े बड़े माइनिंग कंपनी कैसे माओवादियों को पैसा दिए थे। तो इन सब चीजों को एक्सपोज करने की वजह से एक तरफ सरकार का भी हम दुश्मन हो गए, दूसरी तरफ माओवादियों का भी। और उस दरमियान इवन जयराम रमेश जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने मुझे कहा
एक बार आए थे तो उन्होंने मुझे पूछा, ग्लैडसन आखिर सीआरपीएफ आपसे इतना गुस्सा में क्यों है? क्योंकि कोई सीआरपीएफ का कोई बड़ा ऑफिसर उनको कंप्लेंट किया होगा। तो मैंने कहा सर सिंपल सा बात है, वो आदिवासियों को जो है कि उस पर अत्याचार कर रहे हैं, निर्दोष को गोली मार रहे हैं, मैं मुकदमा कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ रहेंगे, गुस्से में रहेंगे। तो उनको समझ में आ गया। और उसके साथ साथ उस समय में जानते हैं 2013 में मेरा पासपोर्ट सीज कर दिया गया। फिर जो है कि 16 में मेरा पासपोर्ट सीज कर दिया गया था। और मुझे जब मैं लंदन जा रहा था हवाई जहाज से भी मुझे उतार दिया गया था। फिर 2016 में मेरा एसबीआई का बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया। और उन्हें बैंक मैनेजर मुझे खोजने आए, मेरा घर पहुंच गए, कहाँ था खोज खोज के। फिर मुझे बोले ग्लैडसन देखो, भारत सरकार को ऐसा लगता है कि तुम मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो, इसलिए तुम्हारा सारा जो है कि बही खाता देना पड़ेगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। फिर मैं बैंक गया, सारा चीजें डिटेल सब कुछ दिया, सब कुछ हुआ। तब 2 महीना के बाद उन्होंने कहा सब कुछ अब क्लियर हो गया। तो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। आईबी मेरे खिलाफ लगी थी। फिर केसेस भी हुए, पुलिस भी लाठी चलाए मेरे ऊपर। मतलब नगरी आंदोलन के समय में 2012 में पुलिस ने इतना मारा था मेरे पैर में पकड़ के कि 2 महीना तक मेरा दर्द रहा। केस भी किया। फिर 2017 में सीएनटी-एसपीटी आंदोलन में शामिल होने के लिए 2 मुकदमा पुलिस ये मतलब सरकार ने किया, जो अभी तक हमारे खिलाफ चल ही रहा है ना। तो इस तरह के मतलब निरंतर जो है कि अलग अलग तरह का चुनौती से सामना करना पड़ा। उसी तरह कुछ कुछ मानवाधिकार के मुद्दे उठाने के लिए, कुछ कुछ जो आदिवासियों का जमीन को जो है कि लोग फर्जी तरीके से छीनते हैं, ये वाला सभी केस मैंने लड़ा और जीता। जिसके बाद मेरे ऊपर मनहानि का भी मुकदमा किया गया, 2 मनहानि का केस मैंने जीता। उसके बाद एक समय में एक बार मतलब झूठा मुकदमा किया गया था वहां मेरा सिमडेगा रेंगारी थाना में। अच्छा। 2 लड़की लोग को भेजा गया थाना और वहां उन्होंने मुकदमा कर दिया मेरे खिलाफ कि ग्लैडसन डुंगडुंग ने हम लोगों के साथ रेप किया है। तो पुलिस जो है कि मेरा गांव चली गई, गांव गई पकड़ने के लिए। जब पुलिस जब वहां गांव गई तो सीधा जो वहां के मुखिया थे उनके पास गए। उन्होंने पूछा कि ये फलाना फलाना नाम का कोई लड़का है जिस पर रेप का आरोप है। तो वो लोग उनको बताया कि देखो ये तो गांव में रहता ही नहीं है, उसकी माँ बाप की हत्या हो गई है, उसके बाद से वो चला गया। उसका 2010 में एक बार आया था, उसके बाद आजकल आया ही नहीं, तो रेप कहाँ से करेगा वो यहाँ से। हाँ नहीं, और हाँ फर्जी केस। उसी तरह एक बार और भी थाना में लोग चले गए कि ग्लैडसन ने मुझे हम लोगों को जो है कि ट्रक से जो है कि हमला करवाया। हाँ फिर जांच हुआ तो ट्रक ड्राइवर और बोलते नहीं इस नाम का, ये तो हम लोग नाम ऐसा नाम सुने ही नहीं है, ये तो एक्सीडेंट का हम लोग सुने ही नहीं है। हाँ तो मतलब इतना ज्यादा चुनौती है ना कि और दुश्मन लोग उल्टा सीधा करते ही रहते हैं कि मेरे मतलब चरित्र हनन। जब लोग बौद्धिक स्तर पर नहीं सकते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर आ जाते हैं और चरित्र हनन करने में लगते ही पूरा बहुत सारा लोग लगे रहते हैं। तो लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम में निरंतर। लेकिन मतलब आप संघर्ष बता दिए, चुनौतियां भी अपना बताए, लेकिन उपलब्धि इस लाइन में कितना आपको मिला? देखिए उपलब्धि तो बहुत सारा है, लेकिन मैं कुछ जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। एक उपलब्धि तो यह है कि सरंडा जंगल में जब ऑपरेशन अनाकोंडा चलाया जा रहा था उस समय में 25 गांव को खाली कराने का प्रक्रिया शुरू हो गया था। अत्याचार, पुलिस अत्याचार इतना ज्यादा हुआ था कि गांव खाली होना शुरू हो गया था। उस समय में कोई घुस नहीं पा रहे थे, क्योंकि चारों तरफ घुसने का जो एंट्री है सारी जगह सीआरपीएफ कायम था। उस दरमियान मैं वहां पर गया और हमारे मित्र हैं वहां सुशील बारला, उनका टीम ने मुझे बहुत मदद किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनकी वजह से हम लोग जा पाए और मंगल होनहांगा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी ये सीआरपीएफ ने, और उनको बोला था ये नक्सली था, लेकिन उसको हम साबित कर दिए कि ये जो है कि निर्दोष था। और अंत में झारखंड विधानसभा में भी हंगामा हुआ। 2 महीना तक लगातार यहाँ पे इतना ज्यादा अखबारों में छप रहा था। हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से एक टीम लेके आए। मेरे कहने पर एक टीम आई, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने टीम भेजा और पूरा जगह हम लोग सप्ताह भर जंगल में रहे, उसे देखे इतना ज्यादा अत्याचार किया गया था कि सारा फॉर एग्जाम्पल मतलब वहां का लोगों का अनाज को सबको मिला दिया गया था ताकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहे। उनका जो फसल था सबको
गाय बैल से चरा दिया, सबको खोल दिया सीआरपीएफ ने। उसके अलावा सीआरपीएफ और कोबरा, उसके बाद उनका खस्सी बकरी मुर्गी सब वो लोग खा गए थे। ऐसे कर दिया कि आप रह ही नहीं पाएंगे, जंगल में नहीं है तो गांव के लोग निकलना शुरू कर दिए थे। फिर ये सब चीजों को लेके हमने एक्सपोज किया, तो वहां पे फिर सरकार को वहां 3 महीना का अनाज देना पड़ा, लोगों को वापस जो है कि पुनर्वास कराना पड़ा। गांव के लोग वापस आए, वो इसलिए खाली करा रहे थे कि 22 नया माइनिंग कंपनी के साथ एमओयू हुआ था। हाँ, तो उसके बाद इतना ही नहीं हुआ, उस जमाने में जंगल में घुसने के लिए सड़क नहीं था, हम लोग एकदम गिरते पड़ते घुसे थे इससे, मतलब बाइक से अंदर। आप जब जाएंगे किरीबुरु होते हुए अंदर, कोई गांव 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, बाप रे इतना अंदर, 30 किलोमीटर ऐसा मनोहरपुर से। तो इससे जगह हम लोग घुसे थे, और फिर वहां से उस इंटरवेंशन के बाद पहली बार सरंडा जंगल में लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना, मतलब सड़क बना, लोगों को मतलब बिजली भी मिला, लोगों को जो कि स्वास्थ्य सुविधा, पानी पीने के लिए। आप सोचिए 1927 से वहां पे माइनिंग हो रहा है, उसके बावजूद वहां जंगल में रोड नहीं था। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा उपलब्धि हमारा था कि खासकर जो मानवाधिकार का मामला, 500 हमने फैक्ट फाइंडिंग किया पूरा झारखंड में, 500 केसेस का फैक्ट फाइंडिंग किया। उसमें से 300 में कानूनी हस्तक्षेप, जिसमें कमीशन में, कोर्ट में मैंने पीआईएल भी किया, दूसरी तरह डिपार्टों में केस किया, और उसमें सैकड़ों मतलब लोगों को मुआवजा दिलाया। जैसे मांगल होनहांगा का ही, जिसने इनको गोली मारा था सीआरपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट, उन पर कार्रवाई हुई, उनकी पत्नी को नौकरी भी मिला, मुआवजा भी मिला, है ना। उसी तरह एक केस था जिसमें एक आदिवासी लड़की थी, उसको सीआरपीएफ वालों ने नंगा करके उसका वीडियो बनाया था। फिर वो कैसे वो निकल सके, तो रेप नहीं कर पाया। उनके माँ बाप डरे हुए थे, नहीं चाहते थे केस हो, लेकिन मैंने इसको मतलब केस किया, और फिर कार्रवाई हुई सीआरपीएफ के तीनों जवान पर, और इस लड़की को 2 लाख रुपए मुआवजा भी मिला। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसको मैंने मुआवजा भी दिलवा पाया। ये दूसरा बड़ा उपलब्धि था। उसके अलावा जो है कि खासकर ये लेखन के क्षेत्र में, मतलब आज मैं दावे के साथ कह ही सकता हूं कि झारखंड में मतलब आदिवासी मुद्दों पर मैंने सबसे ज्यादा लेखन किया है। उसमें 30 पुस्तकें, उसमें भी मतलब 4 बड़े अंग्रेजी के किताबें और बाकी हिंदी की किताबें हैं, 500 से ज्यादा आलेख लिखा है ना। तो इसको भी उपलब्धि एक बड़ा मैं मानता हूं। उसके अलावा योजना आयोग का पैनल में सबसे युवा सदस्य के रूप में मुझे 2011 में नियुक्त किया गया 2 साल के लिए। हाँ, क्योंकि उस समय में जब मैं याद करता हूँ, योजना आयोग का जब पैनल का मीटिंग हुआ, जब मैं गया, सारे जो है कि सीनियर लोग थे, और जब वो मुझे देखे तो उनको लगा कौन बच्चा यहाँ पर आ गया। उस समय में आप सोचिए कि 2011 में, हाँ, लेकिन मैं गया और जब मैं बोलने लगा तब लोग देखते रह गए कि कौन लड़का यहाँ से, कौन आदिवासी लड़का आया और बोल रहा है। तो ये भी बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश में एक तरह से आदिवासी का स्थापित वॉइस के रूप में माना जाता है, ये देखा जाता है। और उसके साथ साथ एक जंगल का लड़का यूएन तक पहुंचना, मतलब मैंने, यूएन तो एक बड़ा फोरम है, वहां जाके मैंने भाषण दिया, और बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम में भाषण दिया। आपको भाषण देने का ये कैसे आपको ये हुआ? नहीं, मेरे जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा लिखने की वजह से, मेरा जिस तरह से आदिवासी मुद्दों को उठाने की वजह से, मुकदमा लड़ने की वजह से, जब चर्चा का विषय हुआ, चर्चा होने से मीडिया में, और खासकर आप देखिए जब मैं लंदन जा रहा था उस समय मुझे उतार दिया गया था, उसके बाद और भी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा हुआ, क्योंकि उस समय में बड़े बड़े अमेरिका और दूसरे देशों के अखबारों में भी मेरा खबर छपा था, तो उसके बाद ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। और ऐसा बात उठाने की वजह से लोग जानते हैं। और कुछ लोग जब झारखंड में और देश में मैं उठाता रहा, बड़े बड़े फोरम इंडिया में भी, वहां पे जा जाकर बोलता रहा, फिर वो लोग रेफरेंस में देते रहे, तो मैं अलग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी जाके लेक्चर दिया, इंग्लैंड का यूनिवर्सिटी में, है ना, यूरोप में का एक अलग अलग जगह पे मैं गया। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं कभी इंग्लिश मीडियम में गया नहीं, अंग्रेजी में मेरे बड़े पुस्तकें हैं, मैं लेक्चर भी देने जाता हूँ बाहर, तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा उपलब्धि है।
लेकिन दादा एक बार और कि जिस तरह से आप बताए कि जंगल गांव से निकल करके इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ के भी बड़े बड़े किताब लिखे, लेकिन आज भी झारखंड की बात करें दादा तो गरीब गांव अभी भी है, गरीब जगह के हम बच्चे हैं, तो उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे तो? बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि लोगों के मन में ऐसा लगता है कि सिर्फ जो लोग बड़े-बड़े स्कूल, कॉलेजों में पढ़ते हैं या बड़े-बड़े घरों में पैदा होते हैं, वेल ऑफ परिवार से पैदा होते हैं, वही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जुनून होना चाहिए। जुनून मैंने खुद पर पैदा किया। अब कैसे जुनून आया मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं याद करता हूँ कि जब मैं बैल चराने जाता था, भैंस चराने जाता था, तब भी मैं किताब लेकर जाता था। क्योंकि भैंस चर रहे हैं और मैं चट्टान में बैठ के पढ़ रहा हूँ। कभी-कभी मैंने भैंसों के पीठ पर भी बैठ के पढ़ा है। वो चल रहे हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये जो जुनून था शायद मुझ में, जब माता-पिता की हत्या हो गई, तो मेरे मन में यही सब घुस गया कि जीवन में कुछ करना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा। और ये चीजें भी मुझे लगता है कि इंस्पायर किया। खासकर हमारे गांव से एक व्यक्ति जो है वो कैथोलिक प्रीस्ट बना, है ना। तो जब उनका ऑर्डिनेशन हुआ, उसके बाद उनका एक प्रोग्राम होता है गांव में ऑर्डिनेशन के बाद। तो उस प्रोग्राम की तैयारी के लिए लोग आते थे, मतलब जो जिसको ब्रदर बोलते हैं, मतलब वो जो उसी मतलब फादर बनने की प्रक्रिया में जो रहते हैं, प्रीस्ट बनने की प्रक्रिया में, वो लोग आते थे और वो लोग हमेशा इंग्लिश बोलते थे आपस में। हर समय देखेंगे इंग्लिश ही बोल रहे हैं, हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आता है। तभी मुझे लगता था कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब मैं भी इंग्लिश बोलूंगा। तो वहां से मैंने चैलेंज लिया हमेशा। जैसे एक वाक्य, जैसे मैंने इतना अंग्रेजी में किताबें क्यों लिखी, इतनी किताबें, या फिर हिंदी में, और अभी लिख भी रहा हूं। तो जब मैं पढ़ रहा था, जैसे मैंने आपको पुणे का स्टोरी बताया, उसी समय में जब लाइब्रेरी में हम जाते थे, तो लाइब्रेरी में मैंने देखा बड़ी बड़ी किताबें। उसमें से एक पी सेनाथ की एक पुस्तक थी, एवरीबॉडी लव्स द गुड ड्राउट। वो देश के हर एक जिले में घूम घूम के वो लिखे थे किसानों की हालत। तभी मैंने तय कर लिया था कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब इतनी मोटी मोटी किताबों पर मेरा भी नाम होगा, और मैं भी पूरे आदिवासी इलाकों में घूम घूम के उनकी कहानियां, उनका दर्द लिखूंगा। और जब मैं आया तो एंडलेस क्राई इन द रेड कॉरिडोर लगभग 500 पेज का किताब है, 500 से ज्यादा है, पेज है वो उसी का परिकल्पना है। मैंने पुणे में ही तय कर लिया था। तो वही है कि आपको, मतलब युवाओं को ये होना चाहिए कि आप, मायने नहीं रखता है। क्योंकि अभी क्या होता है ना, आज भी मैं देखता हूं जब हम लोग बात करते हैं तो लोग पहले पैसे की बात करते हैं। कोई अगर काम आप सोचेंगे तो कहते हैं कि नहीं, पहला हमारे पास तो पैसा नहीं है, वो काम कैसे करेंगे। ये गलत सोच है। सही सोच क्या है? आइडिया जनरेट मनी। आपके पास कुछ करने की मतलब सोच है, जज्बा है, जुनून है, पैसा आएगा। लेकिन आपको वो जुनून पैदा करना पड़ेगा, जो मैंने देखा है। मैंने हर समय में मतलब इसी तरह का जुनूनी की वजह से, मैं आपको बताता हूं। अब दो चीजें आप देखेंगे, जैसे मैं जब झारखंड में काम शुरू किया, उसी समय में 2006 में एक ऑफर मिला मुझे, एक यूरोपियन यूनियन का पुलिस टॉर्चर के खिलाफ प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने कहा कि आप तो ऑलरेडी पुलिस टॉर्चर के खिलाफ काम कर रहे हैं, पुलिस अत्याचार पर, तो क्यों नहीं हमारा प्रोजेक्ट में अब स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर बनते हैं। आप बन जाइए, हम लोग आपको पैसा भी देंगे, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो मुझे भी लगा कि ये तो अच्छी बात है, मैंने ज्वाइन कर लिया। अब उनका कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो प्रोजेक्ट जो है कि बिहार चला गया, क्योंकि उस समय में बिहार झारखंड डिवाइड हुआ था, और वो लोग प्रोजेक्ट में ओल्ड डॉक्यूमेंट में बिहार लिख दिया था, और वो समझा नहीं पाया कि ये अलग हो चुका है। हाँ, अलग हो चुका है राज्य, ये समझा नहीं पाया। फिर उसी बीच मुझे जाना पड़ा वहां। अब वहां पर गया तो जानते हैं, वहां पर जब कृष्ण मेमोरियल हॉल बुक कराने के लिए गया, तो कहा वहां का रजिस्ट्रार पांडे जी हमको बोल रहा है कि आप आदिवासी होके कैसे स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, कैसे बन गए। फिर एक मीडिया का प्रोग्राम था, उसमें उसके लिए मैंने एक एडिटर को इनविटेशन दिया, राष्ट्रीय सहारा का, 2006 में। आप देख लीजिए कौन था राष्ट्रीय सहारा का एडिटर 2006-7 में। तो उन्होंने सीधा पूछा, अब आदिवासियों की इतना बड़ा पद पे कैसे हैं? वो हमारा प्रोग्राम में आने से इनकार कर दिए, वो भी पांडे जी थे, समझे। और फिर उसी बीच फिर मैं वहां से 2 साल काम करने फिर वापस आया,
और फिर और एक मुझे ऑफर मिला कि कुछ एक संस्था था, कुछ प्रोजेक्ट झारखंड में कर रहे थे आदिवासी मुद्दों पर ही, तो उन्होंने कहा कलकत्ता बेस्ड, तो उन्होंने कहा कि आप हमारा प्रोजेक्ट देखिए, आपको हम लोग मदद करेंगे। तो हम मुझे लगा ठीक है, काम कर ही रहा हूँ, आपको प्रोजेक्ट देख दूंगा, फिर मेरा तो मूवमेंट चलता रहेगा। लेकिन जब मैं कर रहा था तो इन्होंने सवाल उठा दिया, आप टाटा के खिलाफ नहीं लिख सकते हैं, आप जो है कि मित्तल के खिलाफ नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने कहा अब आप अपना जो है कि प्रोजेक्ट अपने बस रख लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप हमको डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। तब और उस समय उन्होंने गड़बड़ भी किया। मैंने देखा कि उस संस्थान में जितने भी आदिवासी थे उनको मतलब 5-5 साल काम करने के बाद भी सबसे नीचे रखा हुआ है, और जो भी दूसरे समुदाय से आ रहे हैं अपर कास्ट से 1 साल 2 साल काम किए तुरंत उनको प्रमोशन। हमको कहा गया आपको मैनेजर के रूप में लिया जा रहा है, रख दिया गया असिस्टेंट मैनेजर। मैंने हंगामा कर दिया 2 साल के बाद। आपने कहा कि हम मैनेजर रखेंगे, आप असिस्टेंट मैनेजर कैसे कर दिया? और मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा एक्सपीरियंस सब कुछ जो है कि आप उस क्राइटेरिया में आता है। तब उन्होंने माफी मांगा, कहा कि आप जो है कि तुरंत आपको मैनेजर बना रहे हैं, आप क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा आप अपना नौकरी रख लीजिए, हम अपना चले। क्योंकि दोनों, एक तो ये भी मतलब आदिवासी होने की वजह से नीचे दिखाना, और दूसरा मतलब ये भी कहना कि आप टाटा मित्तल जिंदल के खिलाफ नहीं रख सकते। मैंने कहा तुम्हारा पैसा हमें नहीं चाहिए, हमारा जमीन सबसे बड़ा चीज है हमारे लिए। फिर वहां से मैंने जीवन में तय कर लिया अब किसी के लिए काम नहीं करना है, हमको आप आदिवासी समाज के लिए काम करना है, जो भी करना है। और आपने चुनौती कहा तो ये भी बहुत बड़े लोग बोलते हैं हमको, बहुत लोग ये भी कह देते हैं कि अब आदिवासी वॉइस नहीं है, अब ये नहीं है, धर्म पर लोग आ जाता है। जबकि लोगों को मैं बोलता हूँ नगरी में जो हम लोग आंदोलन किया, मतलब बहुत बड़ा उपलब्धि है ना। नगरी आंदोलन में IIM IIT और लो यूनिवर्सिटी, हालांकि लो यूनिवर्सिटी जबरदस्ती लूट के उन्होंने बना लिया, IIM और IIT नहीं बना पाया। ये पूरा का पूरा सरना आदिवासियों का जमीन हम लोगों ने बचाया। हमने और भी कई व्यक्तिगत जमीन बचाया सरना भाई बहन लोग का, है ना। हमने कभी इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन लोग हमेशा आपको गिराने के लिए सब चीजें करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपने कहा कि इस पेशन का बात, युवाओं को हमेशा फोकस्ड होना चाहिए। हमेशा आप अपना टारगेट जो है कि पहले बना लीजिए, आप करना क्या चाहते हैं। और जरूर इतना बोलूंगा, हर एक आदिवासी को, ना सिर्फ युवा को, हर एक आदिवासी के मन में आज ये सवाल आना चाहिए कि हमारा लाखों आदिवासी परिवार हैं, लाखों आदिवासी लोग हैं जिनके पास अच्छे से खाने के लिए मतलब अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और उनके पास रहने के लिए अच्छे से घर नहीं है। इसलिए अगर आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। हमारा जितना भी बड़े बड़े अफसर, उनको आरक्षण का जरूर फायदा मिला है, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपने सोसाइटी को क्या पे बैक किया है। हम नहीं कह रहे कि आप क्रांति कीजिए, जाके आंदोलन कीजिए, लेकिन हमारे जैसे लोग अपना सब कुछ छोड़ के समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो मदद करना चाहिए। आंदोलन जो भी है उनको मदद करना चाहिए, ताकि हम सारे लोग, और आप आंदोलन को नहीं मदद कर सकते, कम से कम अपने पड़ोसियों को या अपने रिश्तेदार जो मतलब जिनके पास संसाधन नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको मदद कीजिए। अगर इतने सारे ऑफिसर्स हैं, थोड़ा बहुत शिक्षा विभाग में देखिए इतने सारे टीचर्स हैं, थोड़ा थोड़ा ही साल में आप 5,000 10,000 कंट्रीब्यूशन कर दीजिए ना समाज को, समाज कहां से कहां निकल जाएगा। चलिए, लेखक गलेक्सन डुंगडुंग की बात पहले हम लोग बहुत सुने थे, चाहे राजनीतिक विश्लेषण हो या आदिवासी मुद्दों पर सुनते थे, लेकिन आज इनका अपना जो कहें कि संघर्ष के बाद, चुनौतियों की बात और लेखन में आने की बात कहें, लेकिन तमाम चीज बताए कि जिस तरह से गरीब घर से कहें, जिनके माता पिता का साया सर से अगर हट गया हो, फिर भी उसके बाद भी संघर्ष करके आज अगर इतने नहीं कहें विदेशों जाकर के अपनी बातों के रखे हैं, और कहें कि पढ़ाई के दरमियान में कॉलेज न जाने के बाद भी इनके पास डिग्री हासिल किए, और लगातार जिस तरह से कभी सिमडेगा के गांव से उठ करके पटना जाना, पटना से दिल्ली जाना, और वहां छोटे छोटे काम करके भी अपने पढ़ाई को आगे रखना, और जो इनका जिज्ञासा था कि कुछ करना है, उसी को लेकर के लगातार इनको लगता था कि जिसे
किसी को इंग्लिश में बात करते जब देखते थे तो इनको लगता हम भी इंग्लिश बात करें। जब किसी बुक को देखते थे वहां पर नाम लिखा हो तो मेरा भी एक ऐसा बुक होना चाहिए। ये जो इच्छा था, आज इच्छा ही इनका, आज आदिवासी मुद्दों पर सबसे ज्यादा बुक लिखने का श्रेय इनको लोग दिए हैं और जाता भी है। लेकिन जिस तरह से कहें कि अब ये भी कह रहे हैं कि 500-600 पेज का बुक बड़ा बड़ा इंग्लिश का हमने लिखे और उस पर लिखा गलक्सन डुंगडुंग जब लिखा हुआ रहता है तो इनका लगता है कि हम कुछ किए हैं। तो जिस तरह से आदिवासी को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि उनका आगे का सोच अच्छा होना चाहिए। आगे सब जगह पैसे के नहीं होना चाहिए कि पैसे कमी के चलते हम कुछ नहीं कर पाए। अगर इनसे कुछ इनका अगर देखें, जिस तरह से वीडियो जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि जिस तरह से हम गांव से जिनके माता पिता नहीं है उनके फिर भी ये किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाए और आज आदिवासी मुद्दों पर मुखर होकर बात भी रखते हैं। तमाम बात जिस तरह से कहे कि बहुत जगह लड़ाइयां भी लड़ी, इनके पुलिस भी केस हुआ, पुलिस भी पीछे पड़ा और माओवादी भी पीछे पड़ा। तो सोच सकते हैं जिस आदमी के जिसके लिए रक्षा करने जा रहे हैं, जिस गांव के लिए अच्छा, वहां दोनों तरफ से अगर घेराबंदी हो और इनको किया है तो उसमें किस तरह से टूटते भी होंगे। लेकिन फिर भी जो इनका अपना जो था कि अपने के लिए कुछ करना है वो यहां तक लेकर के आया। तो जब ये पूरा वीडियो जब देखेंगे तो इनको उपलब्धि से लेकर चुनौतियां से लेकर के तमाम संघर्ष आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।